वेरी गुड इवनिंग गाइस। बच्चे आवाज आ रही है सभी लोगों को? वीडियो ऑडियो ऑल क्लियर? ऑल गुड गाइस? एक बार बता दीजिए। यस सर। यस सर। यस अच्छा सर, क्लियर है। अच्छा ठीक है। तो बच्चे हमारा ये जो कॉन्स्टी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड कंपोनेंट है हमारे सेशन का, इसके अंदर हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ शुरुआत करेंगे। अब देखो बच्चे, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये है क्या चीज? देखो, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं कंपैरेटिवली इजी है समझना, क्योंकि राइट्स राइट्स हमारा पूरा सोसाइटी आजकल के समय पे सभी राइट्स के ही बारे में गुणगान करते हैं, सभी को अधिकार चाहिए, तो वो चीज हमको समझ में आ जाती है कॉन्टेक्स्ट। बट ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं क्या? एक तो नाम ही सुनने में कितना यूनिक लगता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इतना बड़ा ये लंबा चौड़ा जो एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या है और हम क्या पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 के अंदर, पहले उसको जान लेते हैं जिससे हमारे कॉन्टेक्स्ट बन जाए। देखो बच्चे, डायरेक्टिव हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का आइडिया क्या है, फंडा क्या है, उसको समझ लेते हैं, उसको जान लेते हैं। व्हाट दे आर वांटिंग टू डू इज कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे देखो, कोई भी सोसाइटी होती है, कोई भी समाज होता है, कोई भी देश होता है, उसकी कुछ फंडामेंटल अप्रोच होती है। कैसी होती है फंडामेंटल अप्रोच? कुछ चीजों के बारे में इट टेक्स अ स्टैंड। जितनी भी आप वेस्टर्न डेमोक्रेसीज देखते हो, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, आपका ब्रिटेन है, ये जो सारी कंट्रीज हैं और आजकल के टाइम पे जो मॉडर्न नेशंस एस्टेब्लिश हो रहे हैं, उनका जो फंडा और जो उनका जो प्रिंसिपल रहता है, दे आर ऑल बेस्ड ऑन लिबर्टी, राइट? मतलब they are always demanding certain liberties and freedoms। उनको कुछ अधिकार चाहिए, उनको कुछ आजादियां चाहिए, और उनका फंडा वहीं तक रहता है और वो उसी के बारे में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बातों को लिखते हैं और उसी आधार पर उनकी सरकारें भी चुनी जाती हैं, क्योंकि इनके लिए वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी सोसाइटीज को, ऐसे समाजों को, ऐसे देशों को हम बोलते हैं इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, जहां पर कोई व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है समाज से। हर एक व्यक्ति को हमको ये देना है, ये उनका फंडा है, ये उनका प्रिंसिपल। आप किसी भी आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी में चले जाओ जो ऐसी सोच रखती होगी, काफी आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे लाइफ में। पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, वो भेड़ चाल में चलने वाले लोगों में से नहीं थे। वो ऐसा कर सकते थे क्योंकि वो जो जमाना था जब हमारा देश आजाद हुआ है, वो जमाना उस समय इसी चीज का था कि सभी लोग इसी डायरेक्शन में बढ़ रहे थे कि सबको इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी ही क्रिएट करनी थी। ठीक है, फिर चाहे जितने भी देश हो जो हमारे आगे पीछे आजाद हुए, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को एक बात का बहुत अच्छा समझदारी थी कि केवल आजादी के आधारों पर कोई भी देश सस्टेन नहीं कर सकता। जब हर व्यक्ति जब अपने बारे में सोचता है ना, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन इटसेल्फ वो सस्टेन नहीं कर सकती, वो उसको सरवाइव नहीं कर सकती। इट नीड्स सर्टेन बेसिक बेसिक कंपोनेंट्स जिसके आधार पर कोई भी सिस्टम चलेगा। तो हमको ऐसी चीजों को भी डालना बहुत जरूरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जहां पर हम बोल सकें कि जो चीजें हैं वो हमारे समाज को जोड़ के रखें, जहां पर हम ना केवल व्यक्तियों को इंपॉर्टेंस दे बल्कि समाज को भी उतनी इंपॉर्टेंस दे। ये हमको खास तौर पर देखने को मिलता है ऐसे देशों में जहां पे सोशलिस्ट सिस्टम चलता है, और अगर उसको एक्सट्रीम में ले जाएं तो कम्युनिस्ट सिस्टम चलता है। ऐसे वहां पे समाज को ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है। पर कई सोसाइटी ऐसी ऐसी भी हैं, कुछ देश ऐसे भी हैं जो उसको दूसरे एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, जहां पर समाज ही सब कुछ हो जाता है, व्यक्ति कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहता। तो बी आर अम्बेडकर जी और जो बाकी के लोग थे, जो निर्माता थे हमारे संविधान के, उन्होंने समझा कि इधर जाना भी खतरनाक है, जहां हम आंख बंद करके अमेरिका को फॉलो करने लगे, ब्रिटेन को फॉलो करने लगे और बस लिबर्टीज लिबर्टीज का गुणगान करते रहे, और इधर जाना भी गलत है कि हम आंख बंद करके समाज समाज करते रहे और लोग की कोई इंपॉर्टेंस ही ना रह जाए। उन्होंने कहा हमको एक मिश्रित, एक मिक्सचर चाहिए, और वो मिक्सचर ऐसा होगा जहां पर हम किसी व्यक्ति को भी इंपॉर्टेंस देंगे और उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम उनको फंडामेंटल राइट्स देकर।
और हम समाज को भी इंपॉर्टेंस देंगे, देश को भी इंपॉर्टेंस देंगे, और वो हम कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आधार पर। तो कभी हम अपने देश को इंडिविजुअलिस्टिक मैनर में देखते हैं, तब हम फंडामेंटल राइट्स की तरफ फोकस करते हैं कि ये हमारा अधिकार है, ये इस व्यक्ति का अधिकार है, ये फलाना फलाना वो। जब हम पूरे समाज को देखते हैं, फिर वो समाज के अंदर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसका कोई भी धर्म हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, कुछ भी हो, जब हम एक समाज को एज एन एंटिटी, एक देश को एज एन एंटिटी देखते हैं, तो हमारा फोकस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे रहता है। तो यही वजह है कि हम देखते हैं कि पार्ट 3 पार्ट 4 बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, और ये बातें साथ साथ में कहीं कहीं है। तो जो भी बातें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में पढ़ते हैं, वहां पर हम ऐसी चीजों को पढ़ेंगे जहां पर हम देखेंगे कि हम सोसाइटी को या अपने कंट्री को मजबूत बना रहे हैं, उसके लोगों को मजबूत बना रहे हैं, इंडिविजुअली नहीं, एक समाज के भाग के तौर पर। हमारी जो अप्रोच है दैट इज सोसाइटल इन नेचर। तो उसके आधार पर हम चीजों को करने की कोशिश करेंगे यहां पर। अब एक बात है बच्चे, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमने डिसाइड किया कि हम लोग को ना उस एक्सट्रीम पे जाना है ना इस एक्सट्रीम पे जाना है। पर जैसा कि मैंने बोला, वो समय एक ऐसा समय था कि जहां पर गंगा एक ही डायरेक्शन में ज्यादा ही तेज बह रही थी, और वो थी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी। हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते थे केवल एक देश होकर। कभी कभार हमको भी भाव के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि हम एक अकेला देश किसी वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता, उसको एक एक बहुत बड़े दुनिया में, बहुत बड़ी दुनिया के लेवल के समाज में रहना पड़ता है, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, बाकी के देशों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो हमने एक कॉम्प्रोमाइज तो किया, और वो कॉम्प्रोमाइज ये है कि जब बात आई चुनने की, किसमें, इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटी में, मतलब फंडामेंटल राइट्स में, और डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जहां पे हम समाज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो हमने ज्यादा प्राइमरी इंपॉर्टेंस फंडामेंटल राइट्स को दी, मौलिक अधिकारों को दी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमने कम इंपॉर्टेंस दी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? व्याख्या जो की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, वो ज्यादा अच्छी है। फंडामेंटल राइट्स की जो व्याख्या हमने पढ़ी है, कई मायनों में उससे ज्यादा अच्छी व्याख्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की करी गई है, ज्यादा क्लियर है, ज्यादा स्पेसिफिक है, ज्यादा डिटेल्ड है। पर बस एक बात जिसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जान निकाल लिया, और वो ये है कि जहां एक तरफ हम फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं, जैसा हम आर्टिकल 32 के अंदर कर रहे थे, ऐसा कोई भी प्रावधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं बनाया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ना मानने पर, उनका पूरा ना होने पर, हमारे जैसे लोगों के पास या किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी अधिकार नहीं है उसको एनफोर्स कराने के लिए और उसके बारे में कोर्ट को अप्रोच करने के लिए। ये बहुत बड़ा फर्क है हमारे फंडामेंटल राइट्स में और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो ये है एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट जो हमको आसानी करेगा समझने के लिए हमारा पार्ट 4। तो इसी आइडिया के साथ हम लोग अब पहला आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जो बिलोंग करता है इसी कैटेगरी को, जिसको मैंने हमको बताया, जहां पर हमारे लिए समाज ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उसमें हम जंप करें उससे पहले एक परिभाषा देख लेते हैं, एक डेफिनेशन देख लेते हैं, और वो है हमारी सेक्शन आर्टिकल 36। और आर्टिकल 36 बड़ा सिंपल है। वो कहता है कि इस पार्ट के अंदर जो स्टेट शब्द लिखा हुआ है उसका वही मतलब होगा जो पार्ट 3 के अंदर था। मतलब जो आर्टिकल 12 के अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी स्टेट की, आप सभी को याद होगा, जहां पे हमने पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और वो सारी बातें करी थी, लोकल और अदर अथॉरिटीज। तो वही स्टेट की डेफिनेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज पे भी लागू होती है। तो जब भी आप ये स्टेट शब्द लिखा देखोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर, मतलब पार्ट 4 के अंदर, तो उसका मतलब वही निकलेगा जो आर्टिकल 12 के अंदर बताया गया है। तो मतलब डीपीएसपी ने स्टेट की अपनी कोई अलग डेफिनेशन नहीं बनाई है, वही डेफिनेशन बनाई है, वही डेफिनेशन के साथ कंटिन्यू किया है जो हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में एस्टेब्लिश करी थी आर्टिकल 12 के अंदर। जो असली कहानी शुरू होती है वो होती है हमारे आर्टिकल 37 से, और यहां पे बोला गया है
कि जो प्रिंसिपल्स की बात हम करने वाले हैं इस पार्ट के अंदर, उनका एप्लीकेशन कैसे होना है। वो बोलते हैं कि जो भी प्रोविजंस हम पढ़ेंगे इस पार्ट के अंदर, जो भी प्रावधान पढ़ेंगे, वो एनफोर्सिएबल नहीं होंगे। वही बात जो मैंने आपको बताई ना, वो एनफोर्सिएबल नहीं होंगे किसी कोर्ट के द्वारा। पर जो भी बातें कही जा रही हैं, जो भी सिद्धांत स्थापित किए जा रहे हैं यहाँ पर, वो फंडामेंटल रहेंगे हमारे देश की गवर्नेंस में। और ये ड्यूटी होगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हमारे स्टेट की कि वो इस सिद्धांतों को आधार मानकर ही कानून को बनाएगा। तो मतलब हमारा आर्टिकल 37 जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एक लीगल फोर्स तो नहीं दे रहा है, उनको लीगल ऑब्लिगेशन तो की तरह तो नहीं मान रहा है, पर हाँ एक मोरल फोर्स दे रहा है, मोरल ऑब्लिगेशन की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है कि ये जो डायरेक्टिव्स दी जा रही हैं स्टेट को इस पार्ट के अंदर, भले ही उनको लेके आप, उनकी शिकायत को लेके आप कोर्ट के पास तो नहीं जा सकोगे जैसा आप फंडामेंटल राइट्स के सिनेरियो में कर पा रहे थे, पर हाँ आप, जो हमारी स्टेट है, जो हमारी सरकार है, जो कानून बनाएगी, वो इन सिद्धांतों का बिल्कुल ध्यान रखेगी और उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो सारी इन सिद्धांतों को पूरी इंपॉर्टेंस देते हुए ही किसी कानून का निर्माण करेगी। तो कानूनी रूप से कोई फोर्स नहीं है, बट हाँ एक तरीके की मोरल ऑब्लिगेशन बनाई गई है किसकी, स्टेट की, कि वो किसी भी कानून को बनाते वक्त इन बातों का जरूर ध्यान रखेगा। पर हाँ बात वही रहती है कि आप उसको लेके कोर्ट नहीं जा सकते। फिर आता है हमारा आर्टिकल 38, और आर्टिकल 38 कहता है कि ये जो स्टेट है, स्टेट मतलब वही जो हमने आर्टिकल 12 में पढ़ी, ये जो हमारा स्टेट है वो एक सोशल ऑर्डर सिक्योर करेगा, जिसके अंदर प्रमोशन होगा। किसका प्रमोशन होगा? लोगों के वेलफेयर का। अब देख रहे हो पहला डायरेक्शन आ गया। अभी तक हमने नॉर्मल नॉर्मल बात कर ली, 36 के अंदर समझ लिया कि स्टेट की डेफिनेशन वही है, 37 के अंदर हमने समझ लिया कि हमारे पास कानूनी बैकअप तो नहीं है बट मोरल बैकअप है। पर 38 के अंदर हम पहला डायरेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं, और जहां पर जो स्टेट है उसको बोला जा रहा है कि आपको एक ऐसा सोशल ऑर्डर स्थापित करना है, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करनी है जहां पर आप लोगों के कल्याण को बढ़ावा दोगे, उसके लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करोगे। और क्या बोला जा रहा है? जो स्टेट है वो स्ट्राइव करेगा प्रमोट करने के लिए वेलफेयर ऑफ द पीपल। और कैसे करेगा? उनको सिक्योर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ऐसे सोशल ऑर्डर को स्थापित करेगा जहां पर, अब सुनना, जहां पर जो जस्टिस है, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, वो स्थापित किया जाएगा हमारे देश की हर एक संस्था के अंदर और हमारे देश में जो जीवन है उसके अंदर। मतलब हर एक स्टेट की ये जिम्मेदारी होगी कि वो लोगों का भला करेगा, लोगों को भले के लिए सोचेगा और एक ऐसा समाज स्थापित करेगा जहां पे न्याय, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, जो कि लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेगा। तो आपको क्या याद रखना है अंडर क्लॉज 1, कि एक हमको वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करना है, जिसमें वेलफेयर, अब आप देख रहे हो किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही, अब हम लोगों की बात कर रहे हैं। अब लोगों में बच्चे सब कुछ आ रहे हैं, लोगों में हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई, औरत, आदमी, सब कुछ आ रहा है। कोई किसी भी तरीके का डिफरेंशिएशन, डिमार्केशन नहीं है। हर एक व्यक्ति के बारे में ऐसा समाज स्थापित करना है जहां पे वो अपना भला कर सके। और क्या करेगा? और जो हमारा स्टेट है वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, किसको? इनइक्वालिटीज को। जो असमानता है, किस बारे में असमानताएं हैं? जो इनकम को लेके, आमदनी को लेके जो असमानताएं हैं लोगों में, और वो कोशिश करेगा कि ये जो इनइक्वालिटीज हैं स्टेटस की, जो स्टेटस को लेके जो इनइक्वालिटीज बनी हुई हैं, जो फैसिलिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज को लेके इनइक्वालिटीज बनी गई हुई हैं, ना केवल लोगों के बीच में बल्कि ग्रुप्स के बीच में भी, अलग अलग जगह पर, अलग अलग नौकरियों में, उसमें भी बराबरी लाने की कोशिश करेगा।
तो यहां तक क्लॉज 2 का बात है, इसका जो टारगेट है वो इक्वालिटी है, कि हमारा जो स्टेट है वो क्या करेगा, इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। और इक्वालिटी कैसे एस्टेब्लिश होती है, जब आप इनइक्विटी को कम करते हो, इनइक्वालिटीज को कम करते हो। तो स्पेसिफिकली किसके बारे में बात हो रही है, कि जितनी भी असमानताएं हैं इनकम को लेके, आमदनी को लेके, लोगों के स्टेटस को लेके, उनकी प्रतिष्ठा को लेके, फैसिलिटीज को लेके, अपॉर्चुनिटीज को लेके, ना केवल लोगों के बीच में तो फर्क है ही, पर कई बार ये इनइक्वालिटी ग्रुप बाय ग्रुप भी चलती है। ग्रुप बाय ग्रुप कैसे, अब जो वर्कर्स कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद, 12-12 14-14 घंटे काम करने के बावजूद बहुत कम पैसा पाते हैं, और जो आपके ओनर्स हैं, मालिक कम्युनिटी है, वो बहुत कम काम करने के बावजूद बहुत अच्छा पैसा पाते हैं। तो ग्रुप बेस्ड जो इनइक्वालिटीज हैं, चाहे वो ग्रुप किसी भी आधार पर बने हों, जो आम नौकरियों में आपस में फर्क है, कि आप एक नौकरी करो उसमें 12 घंटा काम करो तो आपको बिल्कुल कम पैसा मिलता है, और दूसरी नौकरी करो उसमें उसका आधा भी काम करो तो आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। जो डिफरेंट डिफरेंट वोकेशंस में असमानताएं हैं, तो उनको दूर करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। तो मतलब जहां एक तरफ हमने आर्टिकल 14 के अंदर लोगों के बीच में इक्वालिटी को स्थापित करने की कोशिश करी, पर वहां पे जो इक्वालिटी का कॉन्टेक्स्ट था, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत ही लिमिटेड था। वहां पे हम क्या बोल रहे थे, कि हर एक व्यक्ति कानून के सामने बराबर है और सबको कानून की बराबर प्रोटेक्शन मिलेगी। तो हम कानून की नजर में तो समानता स्थापित कर रहे थे, पर समाज के स्तर पर समानता, बराबर आमदनी का होना, बराबर प्रतिष्ठा का होना, बराबर मौकों का मिलना, ये है सामाजिक बराबरी। ये सामाजिक बराबरी लाने की कोशिश करेगी हमारी क्या ऑन स्टेट। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इन सब चीजों के बारे में कानून बनाएगी और इन सब चीजों को इफेक्ट में लाने की कोशिश करेगी। तो जहां तक बच्चे हमारे आर्टिकल 38 की बात है, जो सबसे पहले दो डायरेक्टिव्स की बात करती है, जिसमें पहला डायरेक्टिव ये है कि जो हमारी स्टेट है एक ऐसा सोशल ऑर्डर एस्टेब्लिश करेगी जहां पे लोगों का वेलफेयर हो, वेलफेयर उनका प्रमोट हो। या और साथ ही साथ जो स्टेट है, जो उतनी भी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो इनकम को लेके हो, स्टेटस को लेके हो, अपॉर्चुनिटीज को लेके हो, चाहे वो लोगों के बीच में हो या डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में हो, डिफरेंट जगहों पर हो या डिफरेंट डिफरेंट नौकरियों में हो, उन सबको कम से कम करने की, हाँ पूरी तरीके से खत्म करना तो पॉसिबल है ही नहीं, पर हाँ जितना कम कर सकेगी उतना कम करने की कोशिश करेगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल 38 है, उसमें बेसिकली ये दो डायरेक्टिव्स पे हमने प्रेशर डालने की कोशिश करी है। तो आप अपने नोट्स को कैसे बनाओगे, अब हेडिंग डाल लो डायरेक्टिव्स, और डायरेक्टिव्स में आपने सबसे पहला लिखा आर्टिकल मतलब A38, और उसमें दो डायरेक्टिव हो गए। डायरेक्टिव नंबर वन हो गया कि वेलफेयर करना है हमको, ठीक है, ऐसा जो सोशल ऑर्डर बनाना है जिसका आधार होगा क्या होगा, वेलफेयर लोगों का। और दूसरा आइडियल क्या हो गया हमारा, दूसरा डायरेक्टिव के बारे में है इनइक्वालिटीज को दूर करने के बारे में, फिर वो चाहे इनकम की हो, स्टेटस की हो, फैसिलिटीज की हो, चाहे अपॉर्चुनिटीज की हो। ठीक है। जो हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 39। जी बच्चे। Sir, the mic is creating disturbance sporadically. I think it is because it's too close to the mouth. व्हाट अबाउट नाउ, इज इट बेटर? Yes, sir. ओके। सो द नेक्स्ट आर्टिकल, जो हमारा अगला आर्टिकल है 39, ये क्या कह रहा है, कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं और जो पॉलिसी के हैं, ये हमारी स्टेट को फॉलो करने हैं। मतलब जो हमारी स्टेट है वो डायरेक्ट करेगी अपनी पॉलिसी मतलब जो भी उसकी कानून बनाने की जो भी उसकी नीतियां हैं, उनकी जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी, वो सिक्योर करने के लिए होगी नागरिकों को। ठीक है, सिटीजन्स की बात आ रही है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। किस बारे में है ये, कि उनके पास एडिक्वेट मींस टू लाइवलीहुड हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप उस कॉन्टेक्स्ट में सोचना, वैसे ये बिल्कुल आज के समय पे भी बिल्कुल रिलेवेंट है, पर खास करके 1950 के कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करो। जो सबसे पहला डायरेक्टिव दिया जा रहा है आर्टिकल 39 के अंदर, वो केवल सिटीजन्स के बारे में है। ठीक है, सब लोगों के बारे में नहीं है,
केवल सिटीजन्स के बारे में। वही बात जो हम फंडामेंटल राइट में भी कर रहे थे ना, कुछ फंडामेंटल राइट केवल सिटीजन्स के बारे में थे, कुछ सब लोगों के बारे में थे। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, दिस इज अबाउट सिटीजन्स ओनली। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आदमियों और औरतों को दोनों को बराबर एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हमको प्रोवाइड कराने हैं। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब पैसा कमाने के, आजीविका कमाने के साधन उनको प्रोवाइड कराने हैं। कोई आदमी कैसे अपना पालन पोषण करेगा, कैसे अपना पेट पालेगा, कैसे अपने बच्चों के पेट पालेगा, सबको मौका मिलना चाहिए, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। ये बहुत बड़ी बात है बच्चे। यहाँ पे हमने इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी है नागरिकों के बीच में, और जो जेंडर बियास एग्जिस्ट करता है, जो आज के समय पे भी काफी प्रोमिनेंट है, उसके खिलाफ हमने डायरेक्शन दी है स्टेट को कि उसको कोशिश करनी है कि आदमी और औरतों को एक बराबर लेवल पे लाके खड़ा करे, जहां तक बात मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की है, ठीक है, आजीविका कमाने की है। और दूसरा डायरेक्शन क्या दिया गया है आर्टिकल 39 के अंदर, कि जो ओनरशिप है, जो को कंट्रोल है किसका, मटेरियल रिसोर्सेस का कम्युनिटी के, उनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है जिससे कि हमारे समाज का भला हो, कॉमन गुड हो। अब ये क्या है बच्चे, देखो हर एक समाज की रिसोर्सेस होती हैं। अब ये रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स ऐसे माध्यम होते हैं जिनके तरीके से आप अपना जीवन को बेटर कर सकते हो, उससे पैसा कमा सकते हो। जैसे लैंड हो गया, अच्छा रिसोर्स है, उससे आप पैसे कमा सकते हो, उससे आप अर्निंग कर सकते हो, उससे अपनी खुद की और अपनी फैमिली की लाइफ का बेटरमेंट कर सकते हो। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं। इन सारे रिसोर्सेज को हमारे स्टेट की जिम्मेदारी ये है, कोशिश करनी है कि वो केवल किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के या कुछ ही लोगों के कंट्रोल में ना आ जाए, बल्कि वो सभी लोगों में इस तरीके से बांटी जाए जिससे पूरे समाज का भला हो पाए। मतलब एक समाज के स्तर पर सबको उस लेवल पे लेके आना है, कॉमन रिसोर्सेस पे। पता नहीं गधे क्या करते रहते हैं बैठ के। हाँ, तो इस तरीके से करना पड़ता है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कॉमन गुड एस्टेब्लिश होना चाहिए। मतलब पूरी जो सोसाइटी है, पूरा जो समाज है, उसका भला होना चाहिए। इस वो मतलब होता है ना कि हम इस बात को बहुत उठाते हैं अपने पॉलिटिक्स के अंदर, कि वो पैकुलैरिटी के बेसिस पे किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप पे ना जाके वो सबको उस पे हक हो और सब अपने हिसाब से अपने आप को बेटरमेंट कर पाए सोसाइटी के अंदर। तो जो सेकंड डायरेक्टिव है हमारे आर्टिकल 39 के अंदर, वो किसके बारे में है, कॉमन रिसोर्सेस के बारे में है। फिर तीसरा डायरेक्टिव हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को टारगेट करता है, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर टारगेट करता है। और वो बोलता है कि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, वो इस तरीके से चलना चाहिए कि जो वेल्थ है, जो पैसा है और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, वो उनका इस तरीके से बंटवारा हो जिससे उसका फायदा सब लोगों को पहुंचे। वो किसी भी तरीके से कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए, उनमें एकाग्रता ना आ जाए केवल कुछ ही लोगों के फेवर में। मतलब ये दो चीजें हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं इनमें डिफरेंस भी है। यहाँ पे हम मटेरियल रिसोर्सेज को स्पेसिफिकली फैक्टर मान रहे हैं, और जहां पे बोल रहे हैं कि जितनी भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं समाज के अंदर, उनका सही से डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और यहाँ पर हमारा टारगेट इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर है, और बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो इस तरीके से काम करेगा कि जो वेल्थ है या जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो केवल कुछ लोगों के संचालन में, कुछ लोगों के कंट्रोल में ना आ जाए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है हमें। आप देख रहे हो कि जो नेचर है, जो डायरेक्शन दी जा रही है, वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट का ध्यान रख रहा है, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, रादर चाहे वो जेंडर बेस्ड एस्पेक्ट ही क्यों ना हो, सबको बराबर की इंपॉर्टेंस दे रहा है और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जहां पर समाज में बेटरमेंट आए। वही चीजें जो अगर हम आज काउंट करने पे आए कि हमें अपने
कंट्री से क्या क्या शिकायतें हैं, बट रादर हम क्या क्या चीजें सजेस्ट करना चाहेंगे। कुछ भी उसमें नया नहीं होगा, वो आपके सारे ऑब्जेक्शंस कहीं ना कहीं दे विल बी कमिंग आउट ऑफ दीज पॉइंट्स ओनली, जो पहले से डायरेक्टिव्स का पार्ट है। ठीक है। और जो चौथा डायरेक्टिव है हमारे आर्टिकल 39 के अंदर, वो बहुत सुना हुआ होगा आपने। वो बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बराबर काम का बराबर पैसा मिलना चाहिए आदमियों को और औरतों को। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक आदमी और औरत के बीच में बराबरी ना हो, उसी काम को लेकर उसी समय तक काम को करने के लिए। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रिंसिपल एस्टेब्लिश करा है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने, और हमारे स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि जब भी वो कोई भी कानून बनाएगी वो इस प्रिंसिपल को अपने दिमाग में रखेगी। और जो हमारा पॉइंट नंबर ई है वो ये कहता है कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी जो हेल्थ है और उनकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, उनका किसी भी तरीके से एब्यूज ना हो, किसी भी तरीके से दुरुपयोग ना किया जाए, और किसी भी सूरत में जो हमारे नागरिक हैं उनको मजबूर ना किया जाए उनकी इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से ऐसे काम करने के लिए जो उनके लिए सही ना हो, उनके उम्र के लिए, उनकी ताकत के लिए, उनके शरीर के लिए सही ना हो। तो दो बातें हैं इसके अंदर, दोनों बातें एक एक ही दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली बात यह है कि हमें ऐसे कानून स्थापित करने इस देश के अंदर कि जो हमारे वर्कर्स हैं उन वर्कर्स की जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी हेल्थ है, उसके कॉस्ट पर कोई भी काम ना हो। उनकी जब भी कोई भी उनसे काम कराया जाए, कोई भी वोकेशन हो, उनकी हेल्थ का, उनके स्वास्थ्य का, उनकी स्ट्रेंथ का बिल्कुल ध्यान रखा जाए, किसी भी तरीके से कोई भी उनको एक्सप्लॉइट ना करे। और जो भी हमारे नागरिक हैं कभी भी ऐसी स्थिति में ना आ पाए कि आर्थिक मजबूरी की वजह से, उन पे पैसा ना होने की वजह से कभी उन्हें ऐसा काम करना पड़े या ऐसे काम में जाना पड़े या ऐसा काम करने के लिए मजबूर होना पड़े जहां पर उनका स्वास्थ्य कंसिडरेशन में हो जाए, जहां पर उनके स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव हो जाए, जहां पे उनकी उम्र पे पूरा प्रभाव हो जाए। ठीक है। तो ये हमारा है पांचवा डायरेक्टिव। और जो हमारा छठवां डायरेक्टिव है वो बच्चों के बारे में, और ये बोलता है कि जो हमारे चिल्ड्रन है उनको अपॉर्चुनिटीज देनी है, उनको फैसिलिटीज देनी है जिससे वो डेवलप हो सके हेल्दी मैनर में, और ऐसी कंडीशंस में जहां पर उनको आजादी मिले जो जरूरी है, डिग्निटी मिले जो जरूरी है, और उनका जो चाइल्डहुड है और उनका जो यूथ है वो प्रोटेक्टेड हो किसी भी तरीके के एक्सप्लॉइटेशन से और मोरल और मटेरियल अबांडनमेंट से। मतलब जो हमारा छठवां डायरेक्टिव है वो पूरी तरीके से बच्चों के बारे में बात करता है और उनके हर एक एस्पेक्ट को कवर करता है कि वो ऐसी स्थिति क्रिएट करनी है हमारी स्टेट को जहां पर हमारे देश का हर एक बच्चा एक सही स्थिति में सम्मान पूर्वक स्वतंत्रता के साथ विकसित हो सके, अपने आप को जीवन में आगे बढ़ा सके, उसका किसी भी तरीके से शोषण ना हो, और वो कभी भी किसी भी तरीके का अबांडनमेंट लाइफ में ना झेले। मतलब उस पे जितनी भी उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो उसके पास अवेलेबल रहें, जिससे उसका एक सही तरीके से सही डायरेक्शन में डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। तो हमारा जो आर्टिकल 39 है उसके अंदर बेसिकली 6 डायरेक्टिव्स हैं, और 6 की 6 डायरेक्टिव्स अपना एक अलग एस्पेक्ट, अलग पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने की कोशिश कर रही हैं। जहां पे जो पहला डायरेक्टिव है, अब आप देख लो आपको नोट्स के अंदर क्या लिखना है। आर्टिकल 39 के अंदर जो फर्स्ट डायरेक्टिव है वो किसकी बात करता है? एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड की। ठीक है। और वो सभी नागरिकों के बारे में है। और वो जो हमारा दूसरा डायरेक्टिव है वो बोलता है कि जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही से होना चाहिए। और जो तीसरा डायरेक्टिव है वो कहता है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए कुछ ही लोगों के फेवर में। जो चौथा डायरेक्टिव है वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का सिद्धांत स्थापित करता है। जो पांचवा डायरेक्टिव है वो कहता है कि हेल्थ और स्ट्रेंथ जो है हमारे वर्कर्स की, टारगेट क्या है? वर्कर्स, उनको एब्यूज ना हो और वो
नेसेसिटी की वजह से कभी भी अपने लाइफ को, अपनी हेल्थ को रिस्क में ना डालें। और आखिरी डायरेक्टिव बच्चों के बारे में है, जो कि कहता है कि हमें बच्चों को सही मौके देने हैं, सही अवसर देने हैं विकसित होने के, एक ऐसे माहौल में जहां पर स्वतंत्रता हो और सम्मान हो। तो ये 6 डायरेक्टिव्स बच्चे हमारे आर्टिकल 39 के अंदर आते हैं। तो आपने देखा, जहां एक तरफ हमने आर्टिकल 36 के अंदर बस एक छोटी सी बात पढ़ी कि जो स्टेट की डेफिनेशन हमने आर्टिकल 12 के अंदर पढ़ी है वही यहां पे लागू होगी। और जब हमने आर्टिकल 37 के अंदर हमने इस बात को समझा कि हमारे ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है बट रादर मोरल एप्लीकेशंस होंगी, पर वही जो डायरेक्टिव्स हैं वो शुरू हुए हमारे आर्टिकल 38 के साथ। और आर्टिकल 38 के अंदर हमने 2 डायरेक्टिव्स पढ़ने के बाद आर्टिकल 39 के अंदर इन 6 डायरेक्टिव्स को पढ़ा। ठीक है, क्या यहां तक पिक्चर क्लियर है? आर्टिकल 36, 37, 38 और 39, क्या बच्चे यहां तक हम समझ पा रहे हैं? क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, अब बस बच्चे 2 आर्टिकल और पढ़े बचे हैं, मैं आपको फिर उसके बाद फ्री अप कर दूंगा। अब आर्टिकल जो 39 है वो हमारे जैसे लॉ स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि इससे कई बार शॉर्ट नोट टाइप की चीज पूछी जा सकती है और बड़ा इजी है, क्योंकि आधी बातें इसके बारे में हमको पहले से पता है, तो ऐसा हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A 2 चीजों के बारे में बात करता है और वो हेडिंग में लिखी है। क्या है? इक्वल जस्टिस, समान न्याय और फ्री लीगल एड। ये तो आपने बहुत सुना होगा, मुफ्त कानूनी सहायता। क्या कहता है? ये जो हमारा स्टेट है ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो सिक्योर करेगा कि जो लीगल सिस्टम है हमारे देश का वो न्याय को प्रमोट करे। किसको प्रमोट करे? जस्टिस को प्रमोट करे, न्याय को बढ़ावा दे। किस आधार पर? इक्वल अपॉर्चुनिटी के आधार पर। मतलब सभी लोगों को बराबरी के मौके मिले न्याय को पाने के। और ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करानी पड़ेगी कानून के अनुसार और ऐसी स्कीम्स के अनुसार जिससे कि मौके मिल सके न्याय को पाने के हर एक व्यक्ति को, और कोई भी भारतीय नागरिक कभी ऐसी स्थिति में ना आ पाए जहां पर उसकी इकोनॉमिक, आर्थिक समस्या की वजह से या फिर किसी और डिसेबिलिटी की वजह से उसे न्याय से दूर रहना पड़े। बच्चे ये जो जस्टिस है ना, ये शब्द बड़ा आम सा है, पर हमारे भारतीय संविधान के लिए ये शब्द जस्टिस बड़ा ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे उसकी इंपॉर्टेंस हमको प्रीएम्बल में देखने को मिलती हो, चाहे यहां पर देखने को मिल रही हो। और हमारा ये एम है, हमारी राज्य की ये जिम्मेदारी है कि उसको ऐसी कानूनी व्यवस्था स्थापित करनी है जिसके अंदर हर एक व्यक्ति को, चाहे उसकी कैसी भी आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो कोई भी डिसेबिलिटी से सफर कर रहा हो, उसमें कोई भी परेशानी हो, उसके पास मौका होना चाहिए न्याय पाने का। और ऐसा करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, खासकर कि इकोनॉमिक डिफरेंस को दूर करने के लिए ये बेहद जरूरी है कि हर एक व्यक्ति को जिसको जरूरत है उसकी आर्थिक विवशताओं की वजह से फ्री लीगल एड दी जाए, मुफ्त कानूनी सहायता दी जाए। अगर उसके पास वकील करने के पैसे नहीं है तो उसको वकील करवा के दिया जाए। अगर उसके पास बाकी लीगल प्रोसीडिंग्स के पैसे नहीं है उसको एग्जेम्पशंस दिए जाए। और ये जिम्मेदारी और किसी की नहीं, ये जिम्मेदारी हमारे स्टेट की है कि उसको हमारे लीगल सिस्टम को, हमारी कानूनी व्यवस्था को सेंसिटिव बनाना पड़ेगा ऐसे लोगों के लिए जो हमारे समाज में किसी वजह से पिछड़ गए हैं, वीक हैं, चाहे उसका रीजन उनकी इकोनॉमी हो या सोशल पोजीशन हो। न्याय की नजर में ऐसी स्थिति ना आन पाए और हर एक व्यक्ति के पास मौका हो आगे बढ़ने का, न्याय को पाने का। एक ऐसी स्थिति की बात करता है हमारा आर्टिकल 39A। तो इसको तो दिल के अपने बहुत पास रखना,
क्योंकि इससे सवाल भी आ सकता है और आप सभी लोगों को इसमें बिलीव भी करना है लाइफ के अंदर, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है इस तरफ। और मैं आपसे चाहूंगा, सभी से चाहूंगा कि आप इस बारे में जरूर जितना भी बन पड़े, जो भी कर सकते हो सिस्टम में बदलाव लाने के लिए, जरूर करें, अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दें। भले ही हम स्टेट नहीं है, भले ही हमें डायरेक्शन नहीं है, पर हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि हम केवल किताबों से आगे बढ़कर सोसाइटी में भी कुछ अपना योगदान दें, कुछ कंट्रीब्यूट करें, जिसका लोगों के जीवन पे कोई इफेक्ट हो, कोई प्रभाव हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आर्टिकल 39A के सही एस्पेक्ट को समझें। उसी बात से जुड़ा हुआ नहीं, पर उसी कॉन्टेक्स्ट को आगे कंटिन्यू करता है हमारा आर्टिकल 40, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात करता है। ये बात करता है विलेज पंचायत की। बच्चे, आजकल के समय में जब हम लोग काफी आगे बढ़ गए हैं, कहने को काफी आगे बढ़ गए हैं, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा विकसित हो गए हैं, तो हम लोगों को ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगती हैं। पर मैं आपको बता दूं कि हमारा देश जिन कुछ चुनी हुई बातों पर आधारित है, सही में जो सच में इस देश की हैं, 90% चीजें जिनमें हम मान रहे हैं आज के समय पे या बहुत प्राउड फील करते हैं, वो बच्चे हमारी हैं ही नहीं। जो कुछ चीजें हैं जो हमारी हैं, जिसपे हम अपना क्लेम रख सकते हैं, जो हमारी एक्चुअल में आइडेंटिटी है, उसमें एक ये कॉन्सेप्ट है बच्चे, विलेज पंचायत का। ये हमारा बहुत ट्रेडिशनल सिस्टम है, हमारे देश का एक बहुत सक्सेसफुल तरीका है, जिसके थ्रू सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज लाना पॉसिबल है। और यही वजह रही कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है और आर्टिकल 40 के अंदर लिखा हुआ है, जहां पे बोला जा रहा है कि ये जो स्टेट है उसकी जिम्मेदारी है कि वो कदम लेगा विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की, और ना केवल उनको ऑर्गेनाइज करेगा, उनको बना के छोड़ देगा, बल्कि उनको ऐसी ताकतें देगा, ऐसी आधिकारिकताएं देगा जो भी जरूरी हो उनका सही से फंक्शन करने के लिए, और वो एक सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम कर पाए। बच्चे देखो, वैसे तो हम लोग अपने जीवन में ज्यादातर समय किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी रीजन की वजह से हम लोग पॉलिटिकली डिवाइडेड रहते हैं, और हमको हर कोई चीज, कही हुई चीज किसी ना किसी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ही लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग उस तरीके से ट्रेन हो चुका है कि हमको हर चीज राजनीतिक लगती है। पर ऐसा नहीं है बच्चे, खासकर इस चीज में। ये जो विलेज पंचायत की बात है, ये एक ऐसी चीज है जिसको ना केवल किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर ने बोला है कि हम उसके कहे पे ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये एक हमारे देश का नेटिव टेस्टेड सिस्टम है। हजारों एविडेंसेस हैं जिन्होंने स्थापित किया है कि हमारा देश ने बहुत अच्छा किया है जब ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ स्थापित रहा है। और हम सभी को पता है कि आज के समय पे हम जो सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जहां पे पावर का फ्लो ऊपर से नीचे है, उसकी क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां भी हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, और कम से कम अगर इसको ऑल्टरनेटिव ना भी माने, एक अपने सिस्टम का पार्ट बनाने की कोशिश करें, एक सही पार्ट, कहने को पार्ट नहीं, एक सही मायनों में इसको अगर भाग बनाएं अपने सिस्टम का, तो हमारे देश में सच में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसको लेके, हमारे आर्टिकल 40 को लेके कदम लिए भी गए हैं। आप सभी को पता है कि हमारे पास पंचायती राज सिस्टम है, म्युनिसिपैलिटी सिस्टम है, हमारे 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट्स, जो कि बहुत महान, काफी हद तक माने जाते हैं। बच्चे, वो सही मायनों में एक ऐसी व्यवस्था है जो
जिसमें दम नहीं है, जिसका होना ना होना बराबर है, वो केवल एक पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जहां पर ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 40 में, वो इतना लिख के छोड़ सकते थे, वो इतना लिख के छोड़ सकते थे कि जो स्टेट है वो ऑर्गेनाइज करेगा विलेज पंचायत को, बात खत्म। अगर केवल इतना लिखा होता तो जो हमारे 73rd और 74th अमेंडमेंट्स कर रहे हैं और ये जो हमारे पंचायती सिस्टम आजकल के समय पे चल रहे हैं, अगर चल रहे हैं तो ठीक है। पर जब हम ये बात पढ़ते हैं ना कि उनको देना है वो ताकत और वो अथॉरिटी जिससे वो सही से काम कर सकें, अगर इसको हमें इंपॉर्टेंस देनी है और इस आर्टिकल को अगर हमको पूरा साथ में पढ़ना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ना उनके पास सही मायनों में कोई ताकत है, ना ही उनके पास सही मायनों में कोई अथॉरिटी है। हर चीज ऊपर से नीचे ही जाती है। ना उनके पास इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज हैं उनके इनकम के, ना ही उनके पास कोई क्रेडिबल टैक्सिंग पावर है, ना ही टैक्सिंग पावर नहीं है तो उनके पास पैसा नहीं है। पैसे के बिना आजकल के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये बात को लिखना बच्चे, अपने आंसर में लिखना, क्योंकि इस पे चांसेस हैं क्वेश्चन आएंगे। और मैंने देखा है बच्चे पेटेंटेड आंसर्स लिख के आते हैं, जहां पर वाहवाही करके आते हैं, ठीक है, दैट इज गुड। सिस्टम को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट इज गुड, बट अगेन read the entire article. It is not just about establishing village panchayats. It is also about giving them powers and authorities necessary for their rightful function. जो कि मुझे नहीं लग रहा कोई भी समझदार आदमी आज के समय पर उन अमेंडमेंट्स को पढ़ने के बाद या उन कानून को पढ़ने के बाद कहेगा कि ऐसा है। ठीक है, तो बच्चे ये हमारा टारगेट था कि जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, आर्टिकल 36 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस एक बात को याद रखना है कि स्टेट का मतलब वही जो आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल 37 इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें बताया गया है कि लीगल जो है, लीगल सपोर्ट नहीं है हमारे डीपीएसपीस के पास। आर्टिकल 38 एवरेज है, मीडियम है, दो ही बातें हैं, लिख लो, समझ लो, दिमाग में बिठा लो, बहुत अच्छा है। आर्टिकल 39 इंपॉर्टेंट, 5 है, पांचों इंपॉर्टेंट, 6 है, 6 इंपॉर्टेंट है, बहुत अलग अलग है और हो सकता है कि आपका मौका लग जाए उसको आंसर में लिखने का। 39A वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आर्टिकल 40 अगेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आसान सा भी है, पर ये दोनों कंपोनेंट्स को याद रखना। अब मुझे फटाफट से बता दो 36 to 40 क्या हम समझ लें, हमको समझ में आ गए ये आर्टिकल, क्लियर है बच्चे? यस बोल देंगे? Yes, sir. कोई भी डाउट नहीं है, क्लैरिटी आ रही है, बिल्कुल समझ पा रहे हो Yes, आप sir. लोग? ठीक है, अब मुझे बता दो, केस पढ़ लोगे? केस पढ़ा दूं, थोड़ा सा बड़ा है, चलेगा? नो सर। Yes, sir. पढ़ा दूं ना? ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं भी उसको मतलब ब्रीफ में ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस केस का नाम है बच्चे एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस का नाम आपने सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा, पर जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने सुना है उस कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा मैं डिफरेंट बात को यहाँ पे कवर करूंगा इस केस के अंदर। बहुत ही छोटी सी चीज है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम कई बार होता है ना, किसी चीज को हम लोग ना देख के भी अनदेखा कर देते हैं। तो कुछ वैसी ही चीज है जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस केस के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक ऐसा पहला केस, देखो बच्चे हमारे यहाँ हमारे देश के अंदर जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है उसकी हिस्ट्री में 3 केसेस बड़े महत्वपूर्ण केस हुए हैं, जिनको हमने फर्स्ट जजेस केस नाम दिया है, सेकंड जजेस केस नाम दिया है, थर्ड जजेस केस नाम दिया है। ये सब बातें हम पढ़ेंगे जब हम इंडियन जुडिशरी वाले आर्टिकल्स पे आएंगे। आप सभी ने कुछ शब्द सुने होंगे, कलेजियम सिस्टम, बड़ा ऑब्जेक्शन उठता रहता है ना। 2016 में जब ये मोदी गवर्नमेंट एनजेएसी लेके आई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाला कानून लेके आई, तो बहुत उछला वो चीज, अब भी उछलने लगता है। कई बार लोग बोलते हैं कि अगले साल आ जाएगा, नहीं तो अगली साल आ जाएगा। तो ये चीजें आपने कहीं ना कहीं सुनी है, तो हमारा भी पर्सपेक्टिव नहीं है कि हम उन चीजों की डिटेल में जाएं, पर हल्का हल्का मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूं चीजों का। बच्चे हमारे यहाँ हमारा जो देश है, उस देश के अंदर जो सिस्टम चलता है जिसके थ्रू
अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, उस सिस्टम को बोलते हैं कलेजियम सिस्टम। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन होते हैं, कितने लोग होते हैं, वो सब बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी बस जो प्रक्रिया फॉलो होती है उस प्रक्रिया का नाम है कलेजियम सिस्टम, जिसमें कुछ सीनियर जजेस बैठ के डिसाइड करते हैं कि कौन व्यक्ति नया जज बनेगा या किस जज का कहां से कहां ट्रांसफर होगा। तो जजेस ही बैठ के आने वाले जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, जो कि सुनने में देखने में थोड़ा सा अटपटा सा सिस्टम लगता है, और जब हम अपनी पूरी दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमें बड़ा ही मुश्किल होता है ऐसा कोई दूसरा देश ढूंढ पाना जहां पर कोई ऐसा सिस्टम हो जहां पर जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हो। पर फॉर वॉट एवर रीजन सुप्रीम कोर्ट के पास भी अपने वजह रही हैं ऐसे तरीकों को अपनाने की, तो वो हम समझेंगे जब हम इन 3 केसेस को पढ़ेंगे, इन चीजों के बारे में। तो ऐसी कुछ व्यवस्था है हमारे देश के अंदर। तो एसपी गुप्ता जो था वो पहला केस था जिसने इस पूरी पहल की शुरुआत की थी। पर वो बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं जब उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाऊंगा आपको एसपी गुप्ता को, तब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। जब भी हम इन सब बातों का जिक्र करते हैं कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो हमेशा बात निकल के आती है एक शब्द पे, उसको बोलते हैं हम जुडिशियल इंडिपेंडेंस, न्यायिक आजादी, न्यायिक स्वतंत्रता पे। और जजेस का यही कहना होता है कि हम अपनी स्वतंत्रता के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और जब भी हम अपने अपॉइंटमेंट की पावर किसी और को देंगे, जैसे सरकार को देंगे या पार्लियामेंट को देंगे या जिसको भी देंगे, हमारी स्वतंत्रता अफेक्ट हो जाती है। तो यही आधार रहता है। ठीक है। पर यहां पे इंटरेस्टिंग क्या हुआ, यहां पे इंटरेस्टिंग यह हुआ कि एसपी गुप्ता के अंदर जब पूरी तरीके से ये सिस्टम अभी डेवलप होने की तरफ बढ़ ही रहा है, वहां पे क्या हुआ कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सवाल उठा। और वो डॉक्यूमेंट्स कौन से थे? एक तो व्यक्ति थे मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, ठीक है, सरकार में। एक थे चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली, और एक थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपस में कुछ डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज किया। और ये डॉक्यूमेंट्स से किस चीज के बारे में? जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में। इसके बारे में उन्होंने कुछ नोट्स भी बनाए थे कि वो क्या कंसीडर करते हैं कि कैसे क्या क्या करना है, कैसे किस चीज को कैसे ले जाना है, उन चीजों के बारे में। स्थिति ऐसी आई, जो सवाल ये उठा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ये लोग आपस में जिसमें चर्चाएं कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इन डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्लोज करा जा सकता है? क्या हम ये देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट आप कर रहे हो तो आपने किन बातों को कंसीडर किया, किन बातों को वैल्यू दी, किन बातों को इंपॉर्टेंस दी? या फिर ये डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल है, हमको छुपा के रखने हैं? पहली बात तो ये है, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात उठ रही है एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है? एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 है बच्चे। आर्टिकल 74 कहता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस करेंगे। कौन करेंगे एडवाइस? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं? ऐसे मिनिस्टर्स जो प्रधानमंत्री के अंडर रह के सरकार को चलाते हैं। तो उन्हीं की एडवाइस पर जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो काम करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत में सिस्टम चलता है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो है नहीं। अमेरिका जैसा देश तो हमारा है नहीं, फ्रांस जैसा देश तो हमारा है नहीं। हमारे यहाँ तो इंपॉर्टेंट कौन है? सरकार, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक बहुत बड़ी पहचान है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो केवल नाम मात्र का होता है, उस पर कोई सही मायने में ताकत नहीं होती। वो जो भी करता है वो सरकार के कहने पे करता है। उसी की बात करी गई है हमारे आर्टिकल 74 के क्लॉज 2 के अंदर, जहां पर बोला गया है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब एडवाइस करते हैं किसी डॉक्यूमेंट के तहत करते हैं। तो दूसरी सवाल ये उठी कि जो डॉक्यूमेंट के तहत हमारे प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस किया जाता है,
क्या उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है या फिर वो भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है? तो इसके बारे में हमारा एक सेक्शन 123 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो हमको थोड़ा सा हेल्प करेगा समझने के लिए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्लोज किया जा सकता है या नहीं, पब्लिक के सामने रखा जा सकता है या नहीं, क्या पब्लिक के सामने हम रख सकते हैं कि प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस दी थी सरकार ने। उसके बारे में हमारा सेक्शन 123 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो थोड़ी सी सहायता करता है और वो बोलता है कि कोई भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है किसी भी ऐसी चीज का एविडेंस देने का जो कि अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड का पार्ट है, किसी भी मुद्दे से जुड़ी हुई जो राज्य का मुद्दा है, बिना कंसेंट के उस डिपार्टमेंट के हेड व्यक्ति के। आपको डिपार्टमेंट का जो हेड है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी और तभी उस अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड के बारे में जो भी डिटेल्स हैं आप पब्लिक के सामने रख सकोगे। और ये जो एडवाइस दी जाती है प्रेसिडेंट को, ये भी काफी हद तक उसी कैटेगरी में आती है। तो हमारे सामने सवाल यही उठ के आ रहा है घूम फिर के कि क्या आधार रहेगा, ऑन व्हाट बेसिस हम लोग जज करेंगे कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसका कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो, कोई भी नेचर हो, चाहे उसका गवर्नमेंशियल नेचर हो, चाहे उसका लीगल नेचर हो, हमको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आता है कि उसका डिस्क्लोजर अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो हमारी सरकार है वो कह रही है कि हमको ऐसे डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर हम ऐसे डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्लोज करेंगे उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी कि जो लोग हैं जो ऐसी चीजें कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो हिचकिचाएंगे। उनको डर लगेगा कि हम जो लिख रहे हैं कल को उसको सबके सामने भी लाया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपना इफेक्टिव मैनर में जो उनका काम है उसको नहीं कर पाएंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स घबराएंगे उस चीज को करने में, जजेस अपनी एडवाइस को सामने रखने में घबराएंगे क्योंकि उनको लगेगा कल को मेरा दिया हुआ कमेंट कैसे इंटरप्रेट किया जाए लोगों के द्वारा। पर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है देखो हम नहीं होते कोई भी डिसाइड करने वाले कि कौन से डॉक्यूमेंट के डिस्क्लोजर से हमारे काम पे फर्क पड़ेगा या हमारे काम पे फर्क नहीं पड़ेगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी पे हम चलते हैं। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जहां पर लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, जनता इंपॉर्टेंट होती है, जहां पे अकाउंटेबिलिटी होती है। और अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि जनता के पास वो सारी इंफॉर्मेशन हो जो उनके जीवन पे अफेक्ट डाल रही है कि उनकी और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनकी सरकार कैसे काम कर रही है, क्या सोच रखती है, कैसे चीजों को कर रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जितना ज्यादा हम रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को पब्लिक के सामने रखेंगे उतना ही पब्लिक का कॉन्फिडेंस हमारी सरकार के ऊपर भी बढ़ेगा, हमारे सिस्टम के भी ऊपर बढ़ेगा, और हम एक ओपन गवर्नमेंट बन पाएंगे और एक हेल्दी गवर्नेंस कर पाएंगे। और ये एक बहुत अच्छा तरीका भी होगा ऐसे सरकारी अफसरों को रोकने का, ऐसे हमारे मिनिस्टर्स को रोकने का जो करप्शन या एब्यूज ऑफ पावर में इन्वॉल्व होते हैं। उनको डर रहेगा हमेशा कि मैं ये जो भी बदमाशी कर रहा हूं ये प्रोटेक्टेड नहीं है, कल को इसको जनता के सामने रखा गया तो मेरा पूरा कैरियर खत्म हो सकता है। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी जो भी जनता है, हमारे जो भी लोग हैं, उनके पास मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19 का 1A उनको फंडामेंटल राइट देता है स्पीच और एक्सप्रेशन का, और जिसमें इंक्लूडेड है क्या, राइट टू नो। जब मैं कुछ बोल सकता हूं तो मेरे पास जानने का भी अधिकार है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मेरे जीवन पे प्रभाव डाल रही है। तो हम यहाँ पे किसी छोटी मोटी चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। और जब हम कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से रोक रहे हैं, हम उनके मौलिक अधिकारों को कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए हमेशा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो सरकार के कामों से जुड़ी है उसको हमें
सीक्रेसी में ना रखना चाहिए और आम तौर पर जनता के सामने ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना चाहिए। पर हाँ, अगर कभी ऐसा हो जाए और ऐसी स्थिति सामने हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर जनता के सामने रखा तो उससे जनता का फायदा कम है पर नुकसान ज्यादा है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट पे प्रभाव पड़ेगा, मतलब कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि अगर पब्लिक परव्यू में आ गई और लोगों को उसका एक्सेस हो गया तो उससे हमारे देश का नुकसान हो सकता है, व्यवस्था बिगड़ सकती है। अगर ऐसा है, केवल ऐसी सीरियस सिचुएशंस में ही हमको किसी इंफॉर्मेशन को रोकना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है हमारा सुप्रीम कोर्ट कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमारा आर्टिकल 74 का जो 2 है, जहां पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो एडवाइस कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, वो एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसपे कोर्ट बैठ के डिसाइड नहीं करेगा कि भाई जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को बोला वो सही बोला या नहीं बोला, उनको क्या बोलना चाहिए था क्या नहीं बोलना चाहिए था। वो काम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, वो एग्जीक्यूटिव विंग का काम है, उसमें जुडिशरी अपनी तरफ से इंटरफेयर नहीं करेगी। तो वो इंफॉर्मेशन एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उन दोनों लोगों के बीच की बात है। पर जहां तक हमारे जो दूसरे इंफॉर्मेशन की बात है, जहां पर मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिस्कस कर रहे हैं अपॉइंटमेंट्स के बारे में या ऐसी चीजों के बारे में जो समाज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनके डिस्क्लोजर को नहीं रोका जा सकता है। वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको सरकार के सामने रखना चाहिए, जिसको जनता के सामने रखना चाहिए, और जनता के पास ये पावर होनी चाहिए जो इस चीज को सुनिश्चित करे कि जो भी कुछ हो रहा है वो उनके भले के लिए हो रहा है। ठीक है। तो अगर ऐसी इंफॉर्मेशन को हम लोग डिस्क्लोज करेंगे तो हमारा पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं होगा, उस पर नुकसान नहीं पड़ेगा, बल्कि उसका प्रमोशन होगा, उससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोगों को उसका फायदा होगा। और ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर हमको इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन को लागू नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो कभी भी ऐसी स्थिति होगी तो कभी भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, चाहे उसका कोई भी नेचर हो, चाहे वो सरकारी डॉक्यूमेंट हो, चाहे उस कुछ भी हो, जब भी कोर्ट के सामने सवाल आएगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट का हमको डिस्क्लोजर अलाउ करना है या नहीं, हमारे कोर्ट ऑफ लॉ को केवल एक बात का ध्यान देना है, और वो एक बात ये है कि उस डॉक्यूमेंट को डिस्क्लोजर करने का इफेक्ट क्या पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर। क्या उसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा, पब्लिक इंटरेस्ट को फायदा होगा, या पब्लिक इंटरेस्ट पे बैड इफेक्ट पड़ेगा। पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ जिसके पास ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है, उसको डिसाइड करना है कि क्या, किस तरफ, किस डायरेक्शन में हमको अपनी सिचुएशन को लेके जाना है। और हमेशा जो झुकाव रहेगा कोर्ट ऑफ लॉ का, वो सीक्रेसी की तरफ ना रहकर ट्रांसपेरेंसी की तरफ रहेगा, और केवल कुछ उन लिमिटेड परिस्थितियों में ही किसी डॉक्यूमेंट के डिस्क्लोजर को मना करेंगे जहां पर उस डॉक्यूमेंट को डिस्क्लोज करने की वजह से जो हमारा पब्लिक इंटरेस्ट है वो थ्रेट में आ जाएगा या उस पर एक बैड इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। और जजेस का अपॉइंटमेंट, जजेस का ट्रांसफर एक ऐसी चीज है जो सीधे तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी हुई। ठीक है। तो हमको इन सब बातों का ध्यान रखना है और हमको उस इन्हीं सब आधारों पर डिसाइड करना है कि कोई भी चीज के बारे में हमको क्या अप्रोच अपनानी है। हमको देखना पड़ेगा कि वो जो डॉक्यूमेंट है उसका नेचर क्या है, क्या वो इस लायक है कि उसको हम लोग छुपा के रखें, क्या उसका डिस्क्लोजर जो है इनएप्रोप्रिएट रहेगा हमारे समाज के लिए। अगर ऐसा है
केवल और केवल इसी लिमिटेड स्थिति में हमको उसको कंट्रोल करके रखना है। तो कहने का मतलब है ये जो हमने बात पढ़ी, ये जो कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्टेक्स्ट है। क्यों? कई बार हम ऐसी सिचुएशंस में पढ़ते हैं जहां पर हम डिटरमाइन कर ही नहीं पाते हैं कि व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशंस की, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर गवर्नमेंट की डिफरेंट विंग्स या फिर जुडिशियल विंग्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके इंपॉर्टेंट डिसीजंस को ले रही हैं। हर एक बार जब भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स के डिस्क्लोजर के ऊपर सवाल उठता है, हर एक अथॉरिटी यही डिफेंस लेती है कि अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आप डिस्क्लोज करोगे तो हम लोग इफेक्टिव मैनर में अपना काम कर नहीं पाएंगे, हमको हमेशा डर रहेगा और हमारे उस दिमाग में भय की वजह से जो इफेक्टिवनेस है एडमिनिस्ट्रेशन की, उस पे बैड प्रभाव पड़ेगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बातें बिल्कुल सही हैं, जो भी आप कह रहे हो, जो भी आपके डिफेंस है, हर एक व्यक्ति को अच्छा लगता है कि वो जो भी कर रहा है वो चुपचाप चुपचाप से कर ले, सीक्रेसी कर ले, सबको पसंद है सीक्रेसी, कोई ट्रांसपेरेंसी चाहता नहीं है, कोई भी अकाउंटेबिलिटी चाहता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को इन सब चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देना है। सुप्रीम कोर्ट को अपने दिमाग में बस दो बातों को बिठा के रखना है। उसको इस बात को बिठा के रखना है कि जब भी कभी ऐसी स्थिति होगी उसके सामने और उसे एडजस्ट करना पड़ेगा कि किसी डॉक्यूमेंट का डिस्क्लोजर उसे अलाउ करना है या नहीं करना है, उसको देखना पड़ेगा कि उस डॉक्यूमेंट के डिस्क्लोजर से अफेक्ट क्या पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर, क्या उसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट में फायदा होगा, समाज में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लोगों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। अगर ऐसा है तो उस डॉक्यूमेंट को डिस्क्लोज करना चाहिए, खासकर इस चीज का ध्यान रखते हुए कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ना कि एक ऑटोक्रेटिक कंट्री जहां पर सीक्रेसी प्रिवेल करे। ट्रांसपेरेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का। बट दूसरी तरफ अगर कभी, और ऐसा हो सकता है, कभी ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी चीज है किसी डॉक्यूमेंट में जिसको डिस्क्लोज करना पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, अभी भी तो किसी चीज को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे या आप फ्री नहीं रहोगे, नहीं, आधार वही है, हम कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक परव्यू में डालेंगे, उसकी वजह से पब्लिक का नुकसान हो सकता है, कोई चीज गड़बड़ हो सकती है, कोई चीज की दिक्कत आ सकती है। ऐसी कभी स्थिति होगी तब ही किसी इंफॉर्मेशन को कर्टेल करेंगे, पब्लिक परव्यू तक जाने से रोकेंगे, वरना आमतौर पर जो कोर्ट है हमारा झुकाव उसका डिस्क्लोजर की ही तरफ रहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चे हमारे फंडामेंटल राइट का, आर्टिकल 19(1)(a) का, जहां पे हमारे पास है राइट टू नो, राइट टू हैव द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू अस। जो आज के टाइम का, जिसको हम दी सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी का जमाना बोलते हैं ना, आईटी का जमाना है ना हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बच्चे ये बहुत बड़ा बोगस क्लेम है। आज का समय सबसे ज्यादा वेग और सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन का जमाना है, जहां पर हमारे पास रिलेवेंट इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं, पर कूड़ा कचरा हमारे दिमागों में और हमारे डिवाइसेस में या जो भी मीन्स है इंफॉर्मेशन पाने के, वहां पे भरा हुआ है। तो ऐसे एस्पेक्ट में, ऐसी जजमेंट जहां पे सुप्रीम कोर्ट एक क्लियर स्टैंड ले रहा है, जहां पर वो कह रहा है कि वॉट एवर बी द बैकग्राउंड ऑफ ए पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, द अप्रोच शुड बी ट्रांसपेरेंट। जो हमारा एफर्ट होना चाहिए दैट शुड बी टुवर्ड्स प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन अ सिस्टम, उसको हमको ध्यान रखना है। क्या हम समझ पा रहे हैं बच्चे? थोड़ी सी क्लैरिटी आई, समझ आया केस? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है, बड़ा ही काम आएगा आपके, क्योंकि ये एक जेनरिक चीज है। जब भी आप आर्टिकल 19 को डिस्कस करोगे, इस केस का थोड़ा सा, क्योंकि एक अच्छा भी लगेगा आपके एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, वरना क्या होता है ना, बच्चे वही घिसे पिटे 3-4 केसेस को रट के वही लिख के आते हैं। वो देखेगा ना कि एसपी गुप्ता को आपने घुमा के कैसे रिप्रेजेंट किया है, वो 100% इंप्रेस होगा। तो एक बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, चलो बाकी कोई क्वेश्चन है बच्चे, कुछ पूछना है इस जजमेंट से? ऑल क्लियर? सर ये वैसे पर्टिकुलर किस आर्टिकल के साथ में लिखे हैं? बच्चे इसको लिखो आर्टिकल 19(1)(a) के साथ में। ओके सर। ठीक है, और इसके ब्रैकेट में लिख दो राइट टू नो, ओके या सर। फिर राइट टू हैव इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ लिख सकते हो। ठीक है, अभी ये Okay, केस मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा आगे,
दोबारा पढ़ाऊंगा जब मैं जुडिशरी पढ़ाऊंगा आपको, पर वहां पे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होगा, वहां पे मैं ये बात को नहीं कवर करूंगा, वहां पे मैं बताऊंगा कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता था, कैसे होना चाहिए, वो सारी बातें जिक्र करेंगे। ठीक है, चलें फिर बच्चे, ऑल गुड, मिलें फिर कल। Yes, sir. Yes, ठीक sir. ठीक है बच्चे, गुड नाइट, आई विल सी यू।